नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब गर्मी के मौसम में पशु को लू लग जाती है तो उसे हम कैसे पहचानें, क्या उसका हम इलाज करें, उस पशु का हम क्या रख रखाव करें। ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब गाय भैंस को लू लगती है तो सबसे पहला हमें जो लक्षण देखने को मिलता है वो लक्षण होता है कि पशु हाँफने लग जाता है। सुबह और शाम के समय पशु कम हाँफता है। दोपहर में पशु बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाता है, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज़्यादा रहती है। तो उस वक्त वो खाना पीना भी नहीं कर सकता है। पानी पीता है तो भी वो रुक रुक कर पानी पीता है, बार बार पानी पीता है। उसका दूध भी कम होने लग जाता है। ये शिकायतें लू लगने के शुरुआती अवस्था में होती है, जिसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। अगर ये हीट स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा गंभीर अवस्था में चला जाए तो उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक लू लगने की ये दो अवस्थाएं होती है। हीट स्ट्रेस लू लगने की शुरुआती अवस्था है और हीट स्ट्रोक लू लगने की एक गंभीर अवस्था है, जिसमें पशु को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पशु की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब पशु को लू लगती है तो वो हाँफने लग जाता है, उसके नाक से डिस्चार्ज आने लग जाता है, पशु के मुंह से लार गिरने लग जाती है, पशु की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, उसका दूध उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पशु खाना पीना या तो कम कर देता है, या अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो वो खाना पीना बंद भी कर देता है। या भी इन पशुओं में कई बार गर्भपात भी हो जाता है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में पशु की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता है। वो बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाता है और बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अगर वो बैठ जाता है तो उसको खड़ा होने में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसी गंभीर स्थिति में या इसकी नॉर्मल स्थिति में, यानी हीट स्ट्रेस हो या हीट स्ट्रोक हो, तब हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। आइए चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्थिति की, कि अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो वहाँ हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं हो, नॉर्मल स्थिति हो, हीट स्ट्रेस ही हो, तो वहाँ हम सिर्फ इंजेक्टेबल यूज़ में लेंगे। अब इंजेक्टेबल में सबसे पहले हम वहाँ यूज़ में लेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में हमें अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वहाँ हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ ले सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है या हम बढ़िया रिजल्ट चाह रहे हैं तो वहाँ हमें मॉक्सेल 4 ग्राम ही यूज़ में लेना है। सेकेंड इंजेक्शन की बात करें तो सेकेंड इंजेक्शन जो हमें यहाँ लेना है वो इंजेक्शन यूज़ में लेना है ट्राइब्यूवेट, जो विटामिन B1 B6 का इंजेक्शन आता है, वो हमें 15 ml लगाना है। अगर हम मॉक्सेल यूज़ में ले रहे हैं या ट्राइब्यूवेट यूज़ में ले रहे हैं तो इनको हम दोनों इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्राविनस रूट से भी लगा सकते हैं। थर्ड इंजेक्शन जो हम यूज़ में लेंगे वो लेंगे एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो एनाल्जेसिक के तौर पर हम यहाँ यूज़ में लेंगे कीटोप्रोपेन हमें यहाँ 15 ml लगाना है। और चौथा इंजेक्शन जो हम यहाँ यूज़ में लेंगे सीपीएम हमें 10 ml लगाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी है, एनिमल प्रेग्नेंट है और आपको ऐसा लग रहा है कि अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, तो वहाँ हमें हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन ज़रूर यूज़ में लेना है, ताकि गर्भपात को होने से रोका जा सके। ये तो हो गई इंजेक्शन की बात। इसके अलावा हमें सपोर्टिव थेरेपी के रूप में कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, तो वो हमें यहाँ पशु को ज़रूर देने हैं। उन्हें हम पानी के साथ मिलाकर पिला सकते हैं, या अगर पशु बांटा खा रहा है तो बांटे के साथ हम उसे मिलाकर दे सकते हैं। ये तो हमने बात की अगर नॉर्मल स्ट्रेस की स्थिति हो। अब अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई हो तो वहाँ हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है या हमने ये ट्रीटमेंट किया है और पशु को आराम नहीं मिला है, तो फिर वहाँ हमें फ्लूइड थेरेपी यूज़ में लेनी है। फ्लूइड थेरेपी में हमें यूज़ लेना है इंटालाइट। अगर इंटालाइट ना हो तो वहाँ हम रिंटोज यूज़ में ले सकते हैं, जिसकी हमें कम से कम 2 लीटर से 3 लीटर तक की मात्रा को लेना है। यहाँ ड्रिप लगाते वक्त हमें एक चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ तक संभव हो हमें ड्रिप को खड़े खड़े ही लगाना है, क्योंकि अगर हम पशु को लेटा कर ड्रिप लगाएंगे तो उसको सांस लेने में वैसे भी पहले से प्रॉब्लम हो रही है, और उसको हम लेटा रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ड्रिप को हमें खड़े खड़े ही लगाना है। अब ड्रिप के साथ में हमें इंजेक्शन कौन कौन से लगाने हैं, तो सबसे पहला इंजेक्शन हमें यूज़ में लेना है
ट्राइबीवेट इंजेक्शन, जो विटामिन B1 B6 का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन हमें ड्रिप के साथ ही लगाना है और इसकी मात्रा जो है वो हम 12 ml से 15 ml रखेंगे। ड्रिप में एक चीज़ का थोड़ा और ध्यान रखना है कि जो हम फ्लूइड ले रहे हैं, जो हमने इंटालाइट लिया है या रिंटोज लिया है, तो उसकी पैकिंग जो 1 लीटर की ना लेके हमें 500 ml लेनी है, ताकि जो हम ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, IV लगा रहे हैं ड्रिप के साथ में, ये हम आसानी से लगा सकें। सेकंड इंजेक्शन जो हम यूज़ में लेंगे वो हम लेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में यहाँ अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ में ले सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को भी यहाँ IV लगाना है, जिसकी हम 25 ml से लेकर 30 ml तक की मात्रा यूज़ में ले सकते हैं। अगर बड़ा जानवर है तो, छोटा है तो उसके हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर एनिमल प्रेगनेंसी है तो वहाँ हमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जगह मॉक्सेल 4 ग्राम यूज़ में लेना है, जिसको डिज़ोल्व करके ड्रिप के साथ में हम IV लगा देंगे। तीसरा इंजेक्शन जो हम यहाँ यूज़ में लेंगे वो हमें यूज़ में लेना है टोनोफॉस्फोन। टोनोफॉस्फोन 15 ml लगाना है और वो भी हमें इंट्राविनस यानी इसी ड्रिप के साथ में ही लगाना है। चौथा इंजेक्शन हम यूज़ में लेंगे मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी हमें ड्रिप में ही लगाने हैं। ये तो हो गए IV लगाने के इंजेक्शन, जो इंजेक्शन हमें ड्रिप के साथ में लगाने हैं। इनके अलावा हमें इंजेक्शन यूज़ में लेना है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक इंजेक्शन के तौर पे हम यहाँ यूज़ में लेंगे केटोप्रोफेन। केटोप्रोफेन को यहाँ इंट्रामस्कुलर लगाना है और उसकी डोज हमें 15 ml लेनी है। सेकेंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम यूज़ में लेंगे CPM को 10 ml लगाना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है। अगर पशु प्रेग्नेंट है और आपको लगे कि गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, तो उस स्थिति में हमें हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन ज़रूर यूज़ में लेना है। अगर चाहे हम सिर्फ इंजेक्शन लगा रहे हैं या साथ में फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक का कर रहे हैं या हीट स्ट्रेस का कर रहे हैं, उसमें अगर एनिमल प्रेग्नेंट है और हमें ऐसा लगे कि एबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, तो वहाँ हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन को यूज़ में लेना है। ये तो हो गई फ्लूइड थेरेपी और इंजेक्शंस। इनके साथ में हमें सपोर्टिव थेरेपी के रूप में जो कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, वो हमें यहाँ यूज़ में लेने हैं, जिन्हें हम पशु को पानी के साथ में मिलाकर पिला सकते हैं या फिर बांटे के साथ मिलाकर भी खिला सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर या लिक्विड जो भी आपको आसानी से मिल सके, जो अच्छे ब्रांड के हो, वो आपको यूज़ में लेना है। इसके अलावा हमें 1-2 काम और करने हैं जिससे पशु को जल्दी आराम मिल सके, उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। इसके लिए एक तो पशु को सुबह सुबह नॉर्मल पानी से स्नान करवाना है। पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी से हमें स्नान करवाना है। ध्यान रखना है, हमें सिर्फ सुबह ही स्नान करवाना है, दिन में पशु के ऊपर पानी नहीं डालना है या जहाँ हम पशु को बांध रहे हैं वहाँ पे पानी नहीं डालना है। दूसरी बात, हमें पशु के सिर पर कपड़ा या कोई टाट, सींगों के बीच में कपड़ा या टाट गीला करके रख देना है और इसको बाद में धीरे धीरे गीला करता रहना है। इसको भी नॉर्मल पानी से गीला करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, पशु को खाने में जो भी गर्मी की चीज़ें दी जा रही है, यानी जो गर्म तासीर की चीज़ें दी जा रही है, वो सारी बंद करवा देनी है। पशु को किसी भी प्रकार का ऐसा आहार नहीं देना है जो गर्मी करे, और उसको आहार में हमें 30 ग्राम साधारण नमक दिलवाना है और 40 ग्राम सेंधा नमक दिलवाना है। ये अगर हम दिलवाएंगे तो इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा और पशु जल्दी से रिकवरी कर लेगा। दोस्तों, अभी हमने जो भी ट्रीटमेंट बताए ऊपर, चाहे वो साधारण इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट हो या फिर फ्लूइड थेरेपी वाला ट्रीटमेंट हो, इससे हम पशु में 2 से 3 दिन तक रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।